आज हम न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाण सिद्धांत की बात करते हैं। जिससे कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के साधक की व्याख्या करना प्रमाण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। जिसे चार्वाक प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का मात्र साधन मानता है। सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं, ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं तथा ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग दर्शनों के अलग अलग व्याख्या किए। जिसे हम सब जानते हैं चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान माना। उसी तरह से जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को माना जाता है। वहीं वैशेषिक दर्शन द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मानता है। यदि हम यहाँ न्याय दर्शन की बात करते हैं महर्षि गौतम ऋषि की, तो उन्होंने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, अनुमान को प्रमाण माना, शब्द को प्रमाण माना और उपमान को प्रमाण माना है। तो इस प्रकार से हम आज न्याय दर्शन में गौतम ऋषि के द्वारा जो ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा अन्य प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है, तो कौन कौन प्रमाण है हम यहाँ विस्तार में जानकारी लेंगे। तो जैसे न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का पहला प्रमाण है। न्याय दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष पर जितनी गंभीरता से विचार किया उतनी गंभीरता से पश्चात दार्शनिकों ने भी नहीं किया। अर्थात न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का अत्यधिक महत्व है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का प्रयोग ज्ञान के साधक के अतिरिक्त साध के रूप में भी हुआ है। प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का प्रयोग प्रमाण तथा प्रमा दोनों के अर्थों में हुआ है। प्रत्यक्ष की ये विशेषता अन्य प्रमाणों में नहीं दिखाई पड़ती। प्रत्यक्ष ज्ञान संवेदन रहित है। प्रत्यक्ष ज्ञान संवेदन रहित है, ये यथार्थ और निश्चित होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष स्वयं निर्विवाद है। इसलिए कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो इस तरह से तो प्रत्यक्ष की कुछ अन्य विशेषताएं ये हैं। जैसे प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा कि आज कॉलेज बंद है, तो इस कथन की परीक्षा कॉलेज जाने से स्वतः हो जाएगी कि कॉलेज बंद है कि खुला है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि प्रत्यक्ष का प्रमेय से साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रत्यक्ष की ये विशेषता अन्य प्रमाणों में नहीं पाई जाती। इसी तरह से प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों का प्रमाण भी कहा जाता है। जैसे सभी ज्ञान अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति इत्यादि किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष पर आश्रित हैं। अर्थात अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति से और इत्यादि रूप से जो भी में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सब प्रत्यक्ष पर ही आश्रित हैं। तो प्रत्यक्ष के बिना इन प्रमाणों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रत्यक्ष ही इन प्रमाणों को सार्थकता प्रदान करता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष स्वतंत्र और निरपेक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष की ये विशेषता उसे अन्य प्रमाणों से अलग करती है, क्योंकि अन्य प्रमाणों को सापेक्ष माना जाता है। इन सभी कारणों से प्रत्यक्ष की महत्ता न्याय दर्शन में अत्यधिक बढ़ गई है। और पश्चात तार्किक दार्शनिक मिल ने भी प्रत्यक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उनके मत के अनुसार प्रत्यक्ष ही आगमन का एकमात्र आधार है। तो प्रत्यक्ष की विशेषताओं पर विचार हो जाने के बाद प्रत्यक्ष की परिभाषा और उसके भेदों पर विचार करना अत्यावश्यक है। तो प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों के सम्मिश्रण से बना है। वे दो शब्द हैं प्रति और अच्छ। प्रति का अर्थ है सामने और अच्छ का अर्थ है आंख। तो प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ जो आंख के सामने हो। यह प्रत्यक्ष का संकीर्ण प्रयोग है।
प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंख से देखकर ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं कहा जा सकता, बल्कि अन्य इंद्रियों से, जैसे कान, नाक, त्वचा, जीभ से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी प्रत्यक्ष ही कहलाता है। अतः प्रत्यक्ष का मतलब वह ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों के सामने रहना। जैसे आँखों से देखकर गुलाब के फूल का रंग लाल होता है, हमें पता चलता है। इसी तरह कान से सुनकर हमें अच्छे बुरे संगीत का ज्ञान प्राप्त होता है। जीभ से कोई चीज़ को चख करके मीठेपन, कड़वापन, खट्टापन आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। नाक से कोई चीज़ सूंघकर सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार के सभी ज्ञान जो इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा इन शब्दों में की गई है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन ज्ञानम प्रत्यक्षम। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष की ये परिभाषा का विश्लेषण करने के फलस्वरूप हम तीन बातें पाते हैं जिनकी व्याख्या करना यहाँ आवश्यक है। वो तीन बातें कौन हैं? तो वो तीन बातें हैं, पहला इंद्रिय, दूसरा विषय और तीसरा सन्निकर्ष है। तो अब एक एक इनका जानकारी इनकी लेते हैं। तो इंद्रिय क्या है? तो इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक है ज्ञानेंद्रिय और दूसरी है कामेंद्रियां। तो हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। इंद्रिय से यहाँ मतलब ज्ञानेंद्रियों से ही है। ज्ञानेंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, बाह्य ज्ञानेंद्रिय और आंतरिक ज्ञानेंद्रियां। बाह्य ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है, जैसे आँख, जीभ, कान, नाक और त्वचा। तो मन भी एक इंद्रिय है जो आंतरिक इंद्रिय कहलाती है। तो 5 इंद्रियां और एक मन, इस तरह 6 मानी जाती हैं, अर्थात बाह्य इंद्रिय और आंतरिक ज्ञानेंद्रियों को मिला करके। तो मन भी एक इंद्रिय है जो आंतरिक इंद्रिय कहलाती है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान बाह्य इंद्रियों के द्वारा होता है और आंतरिक यानी मन से आत्मा के सुख दुख ज्ञान आदि की जो प्राप्ति होती है वो हमें आंतरिक ज्ञानेंद्रियों या मन से प्राप्त होती है। तो इन इंद्रियों के अभाव में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का होना असंभव है, अर्थात बिना इंद्रियों के हम कोई चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है विषय। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सिर्फ इंद्रियों का ही रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषयों का भी रहना आवश्यक है। यदि वस्तुओं का कोई अभाव हो, जैसे कोई वस्तु ना हो तो आंखों से हम क्या देखेंगे? तो यही कहा गया कि यदि वस्तुओं को अभाव होगा तो इंद्रिय ज्ञान जिसका प्राप्त करेगी, किसका करेगी प्राप्त? आँख है, सामने कुछ दिखाने वाली कोई वस्तु नहीं है, नहीं दिखाई देगा। नाक है, कोई हमें दुर्गंध नहीं मिल रही है तो कैसे इसी का एहसास होगा? यानी कि इंद्रियों के साथ साथ विषयों का रहना आवश्यक है। इस तरह कहा जाता है कि इंद्रियां अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकते हैं। यही कारण कि न आँख स्वयं को देख सकती है और न कान स्वयं को सुन सकते हैं। इंद्रियों से भिन्न विषय का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा इंद्रियां ज्ञान अपनाने में असमर्थ ही होंगी। तीसरा कारण है सन्निकर्ष, अर्थात इंद्रियों और वस्तुओं के अतिरिक्त सन्निकर्ष का भी रहना परम आवश्यक है। सन्निकर्ष का अर्थ होता है इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध। जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। जब तक आँख का रूप से संयोग नहीं होगा, अर्थात आँख से किसी चीज को कोई वस्तु सामने होगी उसका संयोग नहीं होगा, तब तक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। अकेली आँख और अकेला रूप संयोग के अभाव में ज्ञान देने में असमर्थ हैं। इसलिए न्याय दर्शन में कहा गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के सन्निकर्षों की चर्चा हुई है जो ज्ञान का उदय करने में सफल होते हैं। जैसे न्याय शास्त्र में जो सन्निकर्ष के 6 भेद बताए गए हैं, पहला है संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय और तीसरा है संयुक्त समवेद समवाय,
चौथा है समवाय, पांचवा समवेत समवाय, छठवां है विशेषण विशेष भाव। तो इस तरह से सन्निकर्ष के 6 भेदों की चर्चा हम एक एक करके करना हमें यहाँ जरूरी है। तो सबसे पहले संयोग की बात करते हैं। तो जब इंद्रिय और वस्तु के बीच साक्षात अर्थात बिना किसी माध्यम के सन्निकर्ष होता है तो उसे संयोग संबंध कहा जाता है। जो ही आँख का सन्निकर्ष घट के साथ होता है त्यों ही घट का प्रत्यक्ष में ज्ञान होने लगता है। यहाँ आँख का सीधा संपर्क घट के साथ है। घट मीन्स घड़ा, यानी कोई सामान है, कोई वस्तु है जो दिखाई दे रही है, तो ये संयोग है इंद्रियों का और उस विषय के साथ, यही संयोग है। नेक्स्ट है संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय में इंद्रिय का सीधा संबंध वस्तु के साथ न होकर के एक माध्यम के द्वारा होता है, जैसे घड़े की लालिमा का ज्ञान। जब हम घड़े की लालिमा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमारे आँख का सीधा संपर्क घड़े से होता है और घड़ा लालिमा से संबंधित है। चूंकि घड़ा लालिमा से संबंधित है इसलिए आँख का संबंध लालिमा से घड़े के माध्यम से होता है। इसलिए आँख का संबंध लालिमा से, जो रंग है उसका लालिमा से घड़े के माध्यम से होता है। तो यह सन्निकर्ष संयुक्त समवाय कहलाता है। इसी तरह से संयुक्त समवेद समवाय, इसमें इंद्रिय का वस्तु के साथ संबंध दो माध्यमों के सहारे होता है। जैसे घड़े की लाली की जाति लालपन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आँखों का साक्षात संबंध घड़े से होता है, लेकिन घड़े का संबंध लाली से है और लाली उसकी जात लालपन से संबंधित है। अतः इस प्रकार का प्रत्यक्ष कुल 3 संबंधों पर आधारित है। वो ये हैं आँख और घड़े का साक्षात संबंध, पहला कारण आँख और घड़े का जो साक्षात संबंध हो रहा है, जो संयोग कह रहे हैं, और दूसरा है घड़े और लाली का समवाय संबंध, अर्थात घड़े का रंग जो जात है रंग की वो लाल है तो घड़े और लाली का समवाय संबंध कहलाएगा। और लाली की घड़े का रंग लाल है तो लाली, और क्योंकि लालपन उसका एक जात कैटेगरी की रंग की है तो लाली और लालपन का जो समवाय संबंध कहलाता है। तो यही कारण है कि सन्निकर्ष को संयुक्त समवेद समवाय कहा गया है। चौथा है समवाय। तो चौथे प्रकार के सन्निकर्ष का समवाय कहा जाता है। इसमें इंद्रिय का सन्निकर्ष एक ऐसी वस्तु से होता है जिसमें वस्तु एक गुण के रूप में इंद्रिय में समवेत हो जाता है। इसका एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि कर्णेंद्रिय द्वारा शब्द का प्रत्यक्षीकरण होना, और चूंकि कर्णेंद्रिय का निर्माण आकाश से होता है जिसका गुण शब्द है, इसलिए कर्णेंद्रिय में शब्द गुण के रूप में समवेत है। अतः कर्णेंद्रिय और शब्द के बीच जो समवाय संबंध निहित पाया जाता है। इसी तरह समवेद समवाय, शब्द में इसकी जात यानी कि शब्द जो है वो समवेद कहलाता है। जो ही हम कोई शब्द सुनते हैं त्यों ही यह जाति शब्दत्व भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात कर्णेंद्रिय के शब्दत्व से संबंधित होने में 2 प्रकार के समवाय संबंध विद्यमान होते हैं। पहला कर्णेंद्रिय का शब्द के साथ समवाय संबंध, मतलब कानों का शब्द से कोई चीज़ सुनाई दे रही उसके साथ समवाय संबंध कहलाता है। दूसरा शब्द है शब्द का शब्दत्व के साथ समवाय संबंध, यानी जो शब्द सुनाई दे रहा है वो शब्दत्व है क्या, उसका साथ समवाय संबंध कहलाता है। यही कारण है कि इस सन्निकर्ष को समवेद समवाय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कर्णेंद्रिय का शब्दत्व से संबंधित होना समवेद समवाय का उदाहरण है। अगला 6वां पॉइंट है विशेष विशेषण, यानी कि भाव, विशेष विश्लेषण भाव। जब हम किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो स्वतः अभाव नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष के साथ मिला हुआ कोई न कोई आधार दिखाई देता है। जैसे घड़ा नहीं है तो कहने के लिए ये जानना पड़ता है कि क्या भूतल पर घड़े का अभाव है। यहाँ भूतल विशेष है और घड़े का अभाव विशेषण है। चूंकि विशेषण मतलब जो घट का भाव है को हम अपने आप में न देख करके इसे अपने विशेष यानी भूतल की विशेषता के रूप में देखते हैं,
इसलिए इस सन्निकर्ष को विशेष विशेषण भाव कहते हैं। न्यायिकों के अनुसार अभाव का ज्ञान इसी प्रकार के संबंध के द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह कह सकते हैं कि उपरोक्त व्याख्या से ये स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान यथार्थ और वास्तविक है। न्याय दर्शन का वस्तुवाद इस विचार पर केंद्रित है, अर्थात न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की उपरोक्त परिभाषा इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम का अधिक महत्व है। न्यायिकों के ये परिभाषा सर्वसाधारण को मान्य प्रतीत होती है, परंतु इससे ये नहीं प्रमाणित है कि प्राचीन न्यायिकों को प्रत्यक्ष विषयक परिभाषा दोषमुक्त है। नव्य न्यायिकों और वेदांती इस परिभाषा को उपयुक्त नहीं मानते। नव्य न्याय के जन्मदाता गंगेश उपाध्याय ने इस परिभाषा के विरुद्ध 3 प्रकार के दोष को रेखांकित करने का प्रयास किया है। न्यायिकों को इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के पास इंद्रिय नहीं है। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि ईश्वर को सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अतः न्याय की प्रत्यक्ष परिभाषा अव्यक्ति दोष से ग्रस्त है। इस परिभाषा में दूसरी त्रुटि ये रही कि चक्रक दोष से ग्रस्त है। इस परिभाषा में प्रत्यक्ष की व्याख्या इंद्रियों के द्वारा की जाती है और फिर इंद्रिय की व्याख्या प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ये पूछे जाने पर कि इंद्रिय किसे कहते हैं, न्यायी कहते हैं कि इंद्रिय वह है जिसके द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। और फिर जब पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष क्या है, तब भी वह कहते हैं कि प्रत्यक्ष वह है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है। तो इस परिभाषा की में ये चक्रक दोष पाया जाता है। और अगली जो त्रुटि है या अगली जो आलोचना है वो अति व्याप्ति दोष पाया जाता है। इसका कारण यह कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी मन का ज्ञेय वस्तु से संबंध होता है। यहाँ पर कहना प्रासंगिक होगा कि मन को न्याय दर्शन में इंद्रिय के रूप में स्वीकारा गया है। अतः इंद्रिय वस्तु संपर्क प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों में भी पाया जाता है। उपरोक्त त्रुटियों से अवगत होकर गंगेश उपाध्याय ने प्रत्यक्ष की दूसरी परिभाषा दी। उनके अनुसार इंद्रिय वस्तु संपर्क प्रत्यक्ष का समान लक्षण नहीं है। इसके विपरीत वे विषय की साक्षात प्रतीत को प्रत्यक्ष का समान लक्षण मानते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए कहा, प्रत्यक्षस् साक्षात्कारितम लक्षणम, अर्थात प्रत्यक्ष का समान लक्षण है जैसे ऊपर कहा गया है। विषय की साक्षात प्रतीत होती है। ज्यों ही अचानक हमारे सामने एक बाघ उपस्थित होता है, त्यों ही हमें सीधे उसका ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। यहाँ तर्क या अनुमान की अपेक्षा नहीं की जाती। इसी प्रकार ईश्वर को भी विभिन्न विषयों का सीधा ज्ञान प्राप्त होता है। इस परिभाषा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस परिभाषा से लौकिक तथा अलौकिक सभी प्रकार के प्रत्यक्ष की व्याख्या हो जाती है। अतः नव्य न्याय की प्रत्यक्ष विषयक परिभाषा प्राचीन न्याय दर्शन की प्रत्यक्ष विषयक परिभाषा से अधिक उपयुक्त दिखता है। अब हम प्रत्यक्ष के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से हुआ है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के वर्गीकरण का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष का वर्गीकरण क्या है। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का विभाजन 2 वर्गों में होता है। प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष इंद्रियों से, प्रत्यक्ष वस्तु से इंद्रियों का जो संपर्क को कहा गया है, इस वर्गीकरण में प्रत्यक्ष की इस परिभाषा को ध्यान में रखा गया है। जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण संपर्क होता है तो उस प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष का प्रतिलोम है, अर्थात जब इंद्रिय का संपर्क विषयों के साथ असाधारण ढंग से होता है तब उस प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय ही कुछ ऐसा है कि इंद्रियों का उससे साधारण संपर्क नहीं हो सकता। तो इस तरह से अब हम लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष की
विस्तार में चर्चा करेंगे। तो लौकिक प्रत्यक्ष के दो भेद यहाँ भी अब बांटे गए हैं, एक है बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। तो जब बाह्य इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होता है तब उस संपर्क से जो प्रत्यक्ष होता है उसे कहते हैं बाह्य प्रत्यक्ष। क्योंकि बाह्य ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, यथा जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष भी 5 प्रकार का होता है। तो आंखों से देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चक्षुषु प्रत्यक्ष कहा जाता है। मेज लाल रंग की है, टेबुल लाल है, ये ज्ञान चक्षु प्रत्यक्ष का उदाहरण है। मेज लाल रंग की कान है, से सुनकर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्ष का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस ज्ञान का उदाहरण घंटी की आवाज मधुर है कहा जा सकता है। सूंघ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो घ्राण प्रत्यक्ष कहा जाता है। फूल की खुशबू का ज्ञान इस प्रत्यक्ष का उदाहरण है। जीभ के माध्यम से किसी विषय के स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है तो रासन प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। मिठाई के मीठा होने का ज्ञान इस प्रत्यक्ष का उदाहरण है। किसी भी वस्तु को स्पर्श करके उसे कड़ा, मुलायम, ठंडा या गर्म होने का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो त्वचा के संपर्क होने से मक्खन के मुलायम और लोहा के कड़ा होने का ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें स्पर्श प्रत्यक्ष का उदाहरण कहा जा सकता है। मन को न्याय दर्शन में एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। तो मन के द्वारा प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। यद्यपि मन एक ज्ञानेंद्रिय है फिर भी वो बाह्य ज्ञानेंद्रियों से भिन्न है। तो बाह्य ज्ञानेंद्रियां पंचभूतों से निर्मित होने के कारण अनित्य है, परंतु मन परमाणु निर्मित या निर्भय होने के फलस्वरूप नित्य है। बाह्य इंद्रियां पंचभूतों से निर्मित हैं जबकि मन अभौतिक है। बाह्य ज्ञानेंद्रियां और मन की इस विभिन्नता के कारण मन से प्राप्त ज्ञान भिन्न होता है। मानसिक अनुभूतियां जैसे राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, अभिलाषा, प्रयत्न के साथ जब मन का संयोग होता है, जब जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का विभाजन एक दूसरे दृष्टिकोण से निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष के रूप में भी हुआ है। जैसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जिसमें वस्तु के अस्तित्व का आभास होता है, जिसमें वस्तु के अस्तित्व का आभास होता है। हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लीजिएगा कि हम चारपाई पर सोकर उठते हैं, उसी समय टेबल पर रखे हुए सेब का हमें सिर्फ आभास मात्र होता है। हमें ये अनुभूति नहीं होती कि अमुक पदार्थ सेब ही है, बल्कि हमें केवल इतना सा आभास हो रहा है कि कोई गोल पदार्थ टेबल पर है। यही निर्विकल्प प्रत्यक्ष का उदाहरण है। इस प्रत्यक्ष का एक दूसरा उदाहरण भी मान लेते हैं, जैसे कि प्रातः काल हमारा छोटा भाई हमें जगाता है। उस समय कुछ क्षणों तक हमें अपने भाई को नहीं पहचान पाते। हमें छोटे भाई और आसपास चीज़ों को धुंधला आभास भर मिलता है। अतः निर्विकल्प प्रत्यक्ष के विषय में गुण, रूप और आकार का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि इस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसलिए इस ज्ञान के संबंध में सत्यता और असत्यता का प्रश्न नहीं उठता। इसके विपरीत सविकल्प प्रत्यक्ष वस्तु की निश्चित और स्पष्ट ज्ञान है। सविकल्प प्रत्यक्ष में सिर्फ किसी वस्तु के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता, बल्कि उसके गुणों का भी ज्ञान होता है। जब हम कुर्सी को देखते हैं तो हमें सिर्फ कुर्सी के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि कुर्सी के गुणों का भी ज्ञान रहता है। सविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के आकार के साथ साथ वस्तु के प्रकार का भी ज्ञान होता है। तो सविकल्प प्रत्यक्ष निर्णयात्मक है तथा इसके संबंध में सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठता है। सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष में कुछ अंतर भी हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के मात्र अस्तित्व का आभास मात्र है, अर्थात जो आभास हो रहा हो है नहीं, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन आभासी मात्र हो रहा है। जैसे दूर से कोई लग रहा है कोई चीज़ बैठी है, कोई दिखाई दे रही, कुछ दिखाई दे रही, लेकिन आभास हो रहा है उसका। सोते समय अचानक उठना
और एहसास करना, कोई फीलिंग करना, कोई चीज़ आभास होना, ये आभास कहलाता है। परंतु सविकल्प प्रत्यक्ष के वस्तु के अस्तित्व के अतिरिक्त उसके गुणों का भी ज्ञान हो जाता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में सतता अथवा सत्ता का प्रश्न नहीं उठता, परंतु सविकल्प प्रत्यक्ष में सतता और सत्यता का प्रश्न उठता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष मूक ज्ञान या अभिव्यंजना रहित है। सविकल्प प्रत्यक्ष अभिव्यंजना से युक्त है। यह ज्ञान ऋणात्मक होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक संवेदनाओं के अनुरूप है तथा सविकल्प प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के तुल्य है। निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष में वही अंतर है जो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बीच है। इन भिन्नताओं के बावजूद भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष सविकल्प प्रत्यक्ष का आधार है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद ही सविकल्प प्रत्यक्ष का उदय होता है। अब हम यहाँ प्रतिविज्ञा की चर्चा करते हैं कि कुछ विद्वानों ने सविकल्प प्रत्यक्ष का विशेष रूप प्रतिविज्ञा को कहा है। प्रतिविज्ञा का अर्थ है पहचानना। भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में पुनः देखने पर यदि हम पहचान जाते हैं तो उसे प्रतिविज्ञा कहते हैं। मान लीजिएगा कि आपको सिनेमा हॉल में एक व्यक्ति से भेंट होती है, कभी हुई होगी, तो उसी व्यक्ति को 2 साल के बाद जब आप देखते हैं तो ये कह उठते हैं ये तो वही आदमी है जिसको हमने सिनेमा हॉल में देखा था। तो ये क्या है? ये प्रतिविज्ञा है। पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को प्रत्यक्ष करके पुनः पहचान लेना प्रतिविज्ञा कहलाता है। प्रतिविज्ञा की विशेषता रहती है कि हमें अतीत और वर्तमान का समन्वय रहता है। इसमें वर्तमान इंद्रिय और पूर्व संस्कार ज्ञान का सम्मिश्रण होता है। लौकिक प्रत्यक्ष के अन्य भेदों का संबंध केवल वर्तमान से ही रहता है। तो इस तरह से हम अब अलौकिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो इंद्रियों का विषयों के साथ जो असाधारण संबंध होता है उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष का उदय अलौकिक सन्निकर्ष से होता है। इसके विपरीत लौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों का विषयों के साथ लौकिक संबंध होता है। तो यह अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है: समान लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। तो इस तरह अब हम समान लक्षण प्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो जिस प्रत्यक्ष से जात का प्रत्यक्ष होता है वो उस प्रत्यक्ष को समान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे राम, श्याम, यदु इत्यादि सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी जब हम राम को देखते हैं तब कह देते हैं कि वो मनुष्य है। इसका कारण ये है कि राम के प्रत्यक्षीकरण में मनुष्यत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह गाय, घोड़ा, हाथी आज जानवरों को देखकर हमें पशु कह देते हैं, तो साथ ही में पशुत्व का प्रत्यक्षीकरण भी होता है। अतः विशेष वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उनमें निहित जात का प्रत्यक्ष ही समान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति के जात निहित है, इसलिए एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष से उसकी संपूर्ण जात का प्रत्यक्ष हो जाता है। यही कारण है कि हम 2-4 मनुष्यों को मरते देखते हैं और समूची मनुष्य जात को मरने का निर्णय करते हैं कि क्योंकि 2-4 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष मास से ही हमें संपूर्ण मानव जात का प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष को समान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि समान के प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है, समान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। मानव अपनी इंद्रियों के द्वारा अनेक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्येक इंद्रिय की साधारणता भिन्न भिन्न विषय हैं। आँख से रूप को देखता है, कान से शब्द को सुनता है, नाक से गंध सूंघता है, त्वचा से किसी स्पर्श का आभास होता है। यानी किसी वस्तु के कड़ापन या मुलायमियत का ज्ञान त्वचा से ही और जीभ से स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय से अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक इंद्रिय से साधारणतः दूसरी इंद्रिय के विषय का ज्ञान होना संभव नहीं माना जाता। आँख से शब्द का, गंध का, स्पर्श का, स्वाद का ज्ञान होना संभव नहीं होता। ज्ञान लक्षण
प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का वो भेद है जिसके द्वारा इंद्रिय अपने अपने विषय से भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान भी ग्रहण करती है। रसगुल्ले को देखते मुंह में पानी भर आता है, बाघ को देखते ही हमारे रोंगड़े खड़े हो जाते हैं, घास को देखते ही चिकनाहट का अनुभव होने लगता है, गर्मी के दिन में आग को देखते ही गर्मी का अनुभव होने लगता है। तो इस तरह जाड़े के दिन में भी बर्फ को देखते ही सिरहन होने लगती है। तो चिकनाहट या कड़ापन की अनुभूति त्वचा के द्वारा होती है। आँख से चिकनाहट का ज्ञान नहीं होता, परंतु ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में आँख से घास को देखकर चिकनाहट का अनुभव होने लगता है। रसगुल्ले के मीठेपन का ज्ञान जीव के द्वारा ही संभव है, परंतु ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में रसगुल्ले को देखकर ही उसके मीठेपन का ज्ञान हो जाता है। तो न्याय दर्शन में कहा गया है कि अतीत में दो गुणों को सदा एक साथ प्रत्यक्ष करते रहने से इसमें सहचर स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक विषय का अनुभव होते दूसरे विषय का अनुभव होने लगता है। ये ज्ञान पहले से प्राप्त ज्ञान पर आधारित रहने के कारण ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। वेदांत दर्शन न्याय दर्शन के ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का खंडन करते हैं, अर्थात न्याय दर्शन में भ्रम की व्याख्या करना ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम है। जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो उसकी व्याख्या वैज्ञानिकों के अनुसार ये है कि हमारे पूर्व अनुभूत सांप की स्मृति वर्तमान अनुभूत वस्तु रस्सी की अनुभूति से इस प्रकार मिल जाती है कि रस्सी को स्मृति की वस्तु सांप से हम पृथक नहीं कर पाते हैं। भ्रम ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का भ्रामक रूप कहा गया है। अब इसी तरह से तीसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष का प्रकार में योगज। तो साधारणतः इंद्रियों की शक्ति सीमित है, हम दूर एवं सूक्ष्म विषयों को नहीं देख पाते हैं, दूर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, दूर में रखे विषयों को न हम चख सकते हैं और न छू सकते हैं। परंतु कुछ असाधारण व्यक्तियों में योगज ज्ञान पाया जाता है, जिसके द्वारा वो भूत वर्तमान और भविष्य सभी सूक्ष्म प्रकार की वस्तुओं का अनुभव करने लगते हैं। ये ज्ञान मुख्यतः योगियों के पास पाया जाता है। इन लोगों ने योगाभ्यास द्वारा इस ज्ञान को अपनाया है। तो ये ज्ञान दो तरह का होता है। जो योग में पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए ज्ञान शाश्वत है और अपने आप हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को युक्त कहते हैं। जो योग में पूर्ण नहीं है, जिन्हें आंशिक सिद्धि प्राप्त है, उन्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसे पुरुष को युजान कहा जाता है। ये ज्ञान योगियों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे योगज ज्ञान कहा जाता है। योगज प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता को अनेक भारतीय दार्शनिकों ने माना है। जैन दर्शन का केवल ज्ञान, बौद्ध दर्शन का बोधि, वेदांत का साक्षात्कार, योगज प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकार हैं। तो न्याय के प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकारों की जो भी तक हमने चर्चा की, उससे ये चलता पड़ता कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का मेन है। अर्थात हमने यहाँ केवल अभी प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की, जो हमारे विषयों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है।